गुड इवनिंग बॉयस। आज आपको पढ़ना है सिविक्स में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें देखिए ये है व्हाई इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके अंतर्गत आप ये देखिए, इसमें पहले हरियाणा के इलेक्शन के विषय में बताया गया है एग्जाम्पल के रूप में, तो उसको आप समझिए। दिस पर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1987। 1987 में हरियाणा स्टेट का इलेक्शन होना है, ऐसी घोषणा की गई है। हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेड गवर्नमेंट सिंस 1982, जो 1982 से गवर्न हो रही थी। माने 1982 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसके बाद का इलेक्शन 1987 में होना था। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, उस समय चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन लीडर थे। ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी जिसका नाम था लोक दल। अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म कांग्रेस द इलेक्शन। उन्होंने अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनके साथ रिलायंस किया, उनको अपने साथ जोड़ लिया। जितनी अपोजिशन में पार्टियां थी, कांग्रेस के अपोजिट पार्टियां थी, और कांग्रेस के अपोजिट इलेक्शन में की घोषणा कर दी। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन कैंपेन के समय में, मीन्स इलेक्शन के प्रचार के समय में देवीलाल ने लोगों से यह कहा था कि यदि हमारी सरकार बन गई, यदि मेरी सरकार लोकदल की बन गई, तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स फॉर फार्मर्स। तो मेरी सरकार जो है किसानों का एंड स्मॉल बिजनेसमैन और छोटे छोटे बिजनेसमैन का लोन माफ़ कर देंगे, ये उन्होंने घोषणा की। ही प्रॉमिस्ड दैट हिज वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने ये वादा किया कि जैसे ही मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहला एक्शन जो मेरा होगा, सरकार का जो पहला एक्शन होगा, उसमें किसानों की और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका लोन माफ़ कर दिया जाएगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्साइटिंग गवर्नमेंट। उस समय लोग जो है वर्तमान सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार से असंतुष्ट थे। दे वर आल्सो अटैच्ड बाई देवीलाल्स प्रॉमिस। जनता जो है, पब्लिक जो है, वो देवीलाल के प्रॉमिस से बहुत अटैक्ड हुई,
बहुत आकर्षित हो गई। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए तो दे वोटेड ओवर वेयर लिमिटेडली इन फेवर ऑफ लोकदल, तो बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने लोकदल को सपोर्ट किया। एंड इट्स अलायंस, और उसके जो सहयोगी पार्टियां थी उनको भी सपोर्ट किया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट। उस समय हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट्स होती थी, उनमें से लोकदल और उसकी जो अलायंस थे, सहयोगी पार्टियां थीं, सब ने मिल करके 90 में से 76 सीट उन्होंने जीत ली, उन पर उनको विजय प्राप्त हुई। लोकदल अलॉन्ग वोन 60 सीट, अकेले लोकदल में ने 60 सीट पर विजय प्राप्त की। पूरे अलायंस ने 76 पर विजय प्राप्त की और अकेले उसमें से लोकदल की 60 सीटें थी। एंड दस, और इस प्रकार हैड ए क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, इस प्रकार असेंबली में उनकी क्लियर मेजॉरिटी हो गई, पूर्ण बहुमत हो गया। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस केवल 5 सीट ही जीत पाई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये शो करती है कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सरकार बनाने का कार्य पब्लिक के हाथ में होता है। यदि गवर्नमेंट अपने कार्य से पब्लिक को संतुष्ट नहीं रखेगी, पब्लिक असंतुष्ट होगी, तो अगले जब चुनाव होंगे तो उसमें सरकार को पब्लिक चेंज कर देगी। यही मतलब हो गया। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस से लोग असंतुष्ट थे। असंतुष्ट होने की वजह से लोगों ने देवीलाल के वादे पर आकर्षित हो गए और कांग्रेस को मात्र 5 सीट्स मिली। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। उस समय कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन देना पड़ा, उन्होंने रिजाइन दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो नए एमएलए चुने गए थे, द लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। उन सारे एमएलए ने मिल करके देवीलाल को अपना लीडर घोषित किया, अपना नेता घोषित किया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल, और जो पार्टी जीतती है, विजयी होती है, उस पार्टी के नेता का चुनाव एमएलए लोग करते हैं, और जब नेता का चुनाव हो जाता है तो उस नेता को गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित करता है। तो जैसे ही लोकदल और उसके अलायंस ने मिल करके देवीलाल को अपना लीडर चुन लिया, तो गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल, तो गवर्नर ने देवीलाल को इनवाइट किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के 3 दिन के बाद, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसके 3 days बाद ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो देवीलाल जो है चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो हिज गवर्नमेंट इशूज्ड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही लोकदल की सरकार बनी तो देवीलाल ने सबसे पहले अपने वादे को पूरा किया और वादे के अनुसार उन्होंने छोटे छोटे जो फार्मर थे, स्मॉल फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर के लेबर जो थे, कृषि मजदूर जिसको कहते हैं वो थे, और स्मॉल बिजनेसमैन, इन सब के लोन उन्होंने माफ़ कर दिए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, उनकी सरकार 4 साल तक चलती रही, 4 years तक चलती रही।
द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड, और जैसे ही अगले इलेक्शन आए 1991 में, तो बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। उस इलेक्शन में देवीलाल को अर्थात लोक दल को पर्याप्त समर्थन नहीं किया लोगों ने। द कांग्रेस वोन, और कांग्रेस दोबारा फिर जीत गई इलेक्शन, एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। देखिए इस स्टोरी से हरियाणा के इलेक्शन से हमको ये स्पष्ट होता है कि अगर सरकार सही काम नहीं करेगी, पब्लिक के हित में काम नहीं करेगी, तो आने वाले इलेक्शन में पब्लिक जो है उस सरकार को चेंज कर देती है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार से लोग असंतुष्ट थे, उन्होंने देवीलाल के वादे से आकर्षित हुए और देवीलाल को उन्होंने सपोर्ट किया, और देवीलाल ने अपने वादे के अनुसार लोन माफ़ भी किए। लेकिन इसके बाद जनता संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उनकी नज़र में लोक दल की सरकार ने अर्थात देवीलाल की सरकार ने पब्लिक के हित के कार्य न किए होंगे। इसलिए जब 1991 में पुनः गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें लोक दल की पराजय हुई और पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। इसके आगे देखिए, फिर आगे है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें एक निश्चित समय के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लगभग 100 कंट्रीज ऐसी हैं, 100 कंट्रीज से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं और पब्लिक जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वी आल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। इसका मतलब ये नहीं हमें समझ लेना चाहिए कि जिन जिन कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बहुत सारे कंट्री हम ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी वहाँ इलेक्शन होते हैं। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, प्रश्न ये उठता है कि हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब हम जरा कल्पना करें कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो, विदाउट इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर लिया जाए, तो ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। अगर इलेक्शन ना हो और रूल का चुनाव किया जाए कि किस कानून के हिसाब से, किस नियम के हिसाब से सरकार काम करेगी। इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, सारे लोग एक साथ बैठ जाएं, भाई इलेक्शन नहीं होंगे तो पब्लिक बैठेगी एक साथ, अभी चुनाव करती है, वोट डालती है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका चुनाव करती है। और जब चुनाव नहीं होंगे तो फिर हमको ये कल्पना होगी फिर कैसे गवर्नमेंट बनेगी। तो उसमें कहा जा रहा है कि पीपल कैन सिट टुगेदर, लोग एक साथ बैठेंगे एवरी डे पर डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, और अपना निर्णय लेंगे। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, इस प्रकार हमने चैप्टर फर्स्ट में पहले से पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ नॉट द पॉसिबल इन एनी लार्ज कंट्री। छोटे कंट्री में तो माना जा सकता है, लेकिन जो लार्ज कंट्रीज़ हैं उनमें से ये प्रथा संभव नहीं है, क्योंकि सारे लोग एक मत हो ही नहीं सकते हैं, सबके अलग अलग विचार होंगे, अर्थात कानून नहीं बन सकता है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। सारे जो भी मैटर होते हैं स्टेट के अंदर, तो उनका नॉलेज के हिसाब से या उनके अनुभव के हिसाब से कैसे चुनाव किए जा सकते हैं। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल
थ्रो आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव. Is there a democratic way of selecting representative without election? अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव का बिना इलेक्शन के अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं? लेट अस थिंक. आप विचार करिए, हम लोगों को विचार करना चाहिए. ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज. अगर हम रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव एज के हिसाब से करते हैं एंड एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, आर ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन के शिक्षा के हिसाब से हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, और नॉलेज या ज्ञान के हिसाब से चुनाव करते हैं, कोई भी बेस लेकर के हम अगर चुनाव करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव का, तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज. तो कुछ परेशानियां आएंगी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस. सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि सबसे अधिक एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति कौन है और सबसे अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति कौन है. ये डिसाइड करना बहुत कठिन कार्य है. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज. तो इससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. क्लियरली स्पष्ट है कि सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस. इस प्रकार से बिना इलेक्शन के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना बहुत ही कठिन है इस परिस्थिति में. बट कैन बी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी. क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट. क्या इस तरह हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना उचित होगा या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर. हम कैसे इस चीज़ के लिए श्योर होंगे, निश्चिंत होंगे दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल. कि वो व्यक्ति लोगों के, पब्लिक के भलाई के लिए ही कार्य करेगा. हाउ टू मेक श्योर. हम कैसे श्योर होंगे दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव. कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे कि उस रिप्रेजेंटेटिव को लाइक नहीं कर रहे होंगे. दिस रिक्वायरीज ए mechanism by which people can choose their representative as regular interval and change them if they wish to do so. अगर व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, पब्लिक के हित में काम नहीं करता है, तो अगले आने वाले इलेक्शन में उसको हटाया जाएगा. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन. इस प्रकार के चुनाव को, इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम इलेक्शन कहते हैं. माने जो गवर्नमेंट को हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, यदि वो क्षेत्र या पब्लिक जनता के हिसाब से वो काम नहीं करता है तो अगले इलेक्शन में उसको चेंज कर दिया जाता है. देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इस लिए प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो है वो कंपलसरी होता है. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस. इलेक्शन के समय पब्लिक के सामने बहुत सी चॉइस होती हैं. क्या क्या है? दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम. ऐसा व्यक्ति लोग चुनते हैं कि दे कैन चूज, वो ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं हु विल मेक लॉस फॉर देम, जो उनके लिए अच्छे कानून का निर्माण करे, क्योंकि चुनी हुई सरकार ही कानून बनाती है. सेकंड है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं या ऐसी पार्टी का चुनाव करते हैं जो गवर्नमेंट बना सकती हो, इतनी मेजॉरिटी ले आवे आफ्टर इलेक्शन कि वो अपनी गवर्नमेंट बना ले. अगला है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज
विड गाइड ए गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उस पार्टी का चुनाव करते हैं जो गवर्नमेंट के बनाने में, लॉ मेकिंग, जो कानून के बनाने में, पब्लिक के, जनता के हित में, भलाई के लिए कानून बना सकती हो। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, जब भी मेरा टर्न होता है, हर टर्न में कुछ क्वेश्चन आपको भेजता हूँ। बच्चों, मेरी बात गौर से सुनिए, वो क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिए, उनको बुक में पढ़िए, उनके आंसर ढूंढिए, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और आगे आने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी लाभ मिलेगा। दैट्स